जहां एक तरफ श्रीलंका पे भड़क गया है चीन, जानेंगे श्रीलंका ने ऐसा क्या किया कि चीन भड़क उठा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुर्की और ईरान में जंग हो सकती है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा युद्ध के कारण मध्य पूर्व में हालात काफी गंभीर है। ऐसे हालात में दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाले देशों में शामिल ईरान का नाटो देश तुर्की के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव का कारण आर्मेनिया का कट्टर दुश्मन अजरबैजान है। पिछले महीने 24 जनवरी को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तुर्की की यात्रा की थी। उनकी यात्रा का मकसद मध्य पूर्व के हालात पर तुर्की का समर्थन हासिल करना और अजरबैजानी आक्रामकता को लेकर चेतावनी देना था। लेकिन बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन के घमंडी रवैये की वजह से ये यात्रा असफल रही। इसके बाद माना जा रहा है कि ये दोनों देश अब टकराव की राह पर चलने लगे हैं। सदियों से ईरान और तुर्की क्षेत्रीय प्रभाव और वर्चस्व के लिए निरंतर कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये तनावपूर्ण संबंध आज भी कायम है। ईरान और तुर्की सीरिया, इराक और दक्षिण काकेशस सहित विदेशी संघर्षों के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले साझेदारों और सहयोगियों का समर्थन करते हैं। ये सहयोग और समर्थन सिर्फ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के प्रयासों में भी शामिल है। ये ईरान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से साफ साफ दिखता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल केंद्र बिंदु है जिसके सीमा सीधे तुर्की से लगती है। यहाँ तुर्की ने समय समय पर कुर्दों और जातीय अजरबैजानियों से जुड़े जटिल और लंबे समय से चल रहे तनाव को भड़काने की कोशिश की है। बदले में ईरान ने कुर्द कार्ड खेलने की कोशिश की है और वर्तमान में तुर्की के खिलाफ अलेवी कुर्दों का समर्थन कर रहा है। उत्तर पश्चिमी ईरान का पश्चिमी अजरबैजान प्रांत ईरान और तुर्की के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक गलियारा भी है। यही कारण है कि तुर्की इस गलियारे में हिंसा के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सुन्नी कुर्द और शिया अजरबैजान तुर्क के मिश्रित आबादी है, लेकिन दशकों से शिया अजरबैजान तुर्क समूह ने सुन्नी कुर्दों पर प्रभुत्व जमाया है। इन्हें ईरान का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। कुछ अनुमानों के अनुसार अजरबैजानी तुर्क 20 मिलियन से अधिक या ईरान की कुल आबादी का लगभग 24% है। इतनी ही संख्या में जातीय कुर्द तुर्की में रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग 19% है, जबकि ईरान में कुर्द आबादी 8 मिलियन से 12 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। अजरबैजानी तुर्क सदियों से ईरानी प्रशासन के स्तंभों में से एक रहे हैं। हाल के दिनों में इस समुदाय के सदस्यों ने ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की है। आज जो पश्चिम अजरबैजान है, वो कभी कुर्द राष्ट्रवाद का जन्म स्थान था। ये पहली आधुनिक कुर्द राजनीतिक पार्टी की स्थापना का स्थल भी है, जहां 1946 में सोवियत ने एक अल्पकालिक कुर्द प्राधिकरण स्थापित करने में मदद की थी। फिर भी यहां रहने वाले आधुनिक कुर्दों को 2 स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तेहरान में केंद्र सरकार से और स्थानीय अजरबैजानी तुर्की अधिकारियों से। जब भी ईरान में संसदीय चुनाव होता है, तो तेहरान से चुनाव लड़ने के लिए अनुमोदित कई कुर्द उम्मीदवारों को पश्चिम अजरबैजान के स्थानीय अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जो कुछ मामलों में तेहरान के पहुंच से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। इस प्रकार प्रांत के मुख्य 2 जातीय समूहों के बीच में तनाव चिंताजनक स्तर पर है, खासकर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में। अब इसी जातीय दुश्मनी का फायदा तुर्की उठा रहा है, जो ईरान के लिए चिंता का विषय बनेगा। 1990 के दशक से सैटेलाइट डिशों के व्यापक उपयोग और तुर्की चैनलों द्वारा पहुंचने ईरानी अजरबैजान तुर्कों के बीच तुर्की की नरम शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर पश्चिमी ईरान में कई घर, विशेष रूप से अजरबैजानी तुर्क, नियमित रूप से तुर्की टेलीविजन स्टेशनों को देखते हैं। इसके अलावा तुर्की उर्मिया शहर में तुर्की वाणिज्य दूतावास के माध्यम से पश्चिम अजरबैजान में अजरबैजानी तुर्की कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सांस्कृतिक पुनरुद्धार का नाम देकर भड़का रहा है। तुर्की इन अजरबैजानी तुर्कों को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान कर रहा है। इससे ईरान
में एक स्वतंत्र तुर्क राष्ट्र और तुर्की भाषा की उपयोगिता को लेकर आक्रोश की भावना पैदा हो रही है। इस नीति के परिणाम स्वरूप पश्चिम अजरबैजान में स्थानीय अजरबैजानी अधिकारियों ने इस प्रांत की राजधानी उर्मिया में फारसी सड़कों के नाम पर अजरबैजानी भाषा के उपनाम जोड़ दिए हैं। इसके अलावा स्थानीय अजरबैजानी अधिकारी आधिकारिक बैठकों में फारसी के बजाय अजरबैजानी भाषा के उपयोग पर जोर देते हैं, जिससे कुर्दों के साथ तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए भाषा के उपयोग को लेकर उर्मिया नगर परिषद के कुर्द और अजरबैजानी सदस्यों के बीच संघर्ष ने कुर्द सदस्यों को मुश्किल में डाल दिया। कम संख्या बल होने के कारण कई बार उन्हें परिषद की बैठक से जबरन बाहर निकाल दिया गया है। इन घटनाओं ने सोशल मीडिया और जनता की राय में महत्वपूर्ण गुस्सा और बहस पैदा कर दी है। तुर्की अपने इन प्रयासों में सफल होता दिखाई दे रहा है, जिससे ईरान में अशांति फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के कथित रिसर्च जहाज हिंद महासागर में आते रहते हैं। ये जहाज श्रीलंका में रुकते रहे हैं, जिसे लेकर भारत जासूसी की चिंता जताता रहा है। भारत के दबाव में श्रीलंका ने इस बार चीन के जहाजों को रुकने की इजाजत नहीं दी है, जिससे ड्रैगन नाराज दिख रहा है। श्रीलंका के न्यूज आउटलेट डेली मिरर के रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी 2024 से 1 साल के लिए देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए चीनी अनुसंधान जहाजों को रोकने का फैसला लिया गया। इस फैसले पर चीन ने श्रीलंका के प्रति असंतोष जताया। हालांकि श्रीलंका ने न सिर्फ चीन बल्कि सभी देशों के रिसर्च जहाजों पर रोक लगाई है, लेकिन इसका प्रभाव चीन पर ही पड़ेगा। श्रीलंका ने ये फैसला तब लिया जब चीनी रिसर्च जहाज जियांग यांग होंग 3 दक्षिण हिंद सागर में एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहा था। ये जहाज आधिकारिक तौर पर चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के 3रे समुद्र विज्ञान संस्थान के स्वामित्व वाला है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए श्रीलंका ने ये फैसला लिया। चीन के अधिकारी श्रीलंका के इस फैसले से नाराज थे। उन्होंने भारत के प्रभाव में ऐसा निर्णय लेने के लिए श्रीलंका को अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं चीन की मीडिया ने भी श्रीलंका के खिलाफ जहर उगला। श्रीलंका में जहाज को रोकने की जब जगह नहीं मिली तो चीन मालदीव पहुंचा। पिछले सप्ताह चीन का जहाज मालदीव के बंदरगाह पर रुका था, जो अब मालदीव से रवाना हो गया। ये जहाज 4500 टन वाला है। चीन के मुताबिक जियांग यांग होंग 3 जहाज कर्मियों के रोटेशन और पुनः पूर्ति के लिए बंदरगाह पर रुका था। मालदीव की रिपोर्ट कहती है कि 22 फरवरी को जियांग यांग होंग 3 माले में रुका। यहाँ रुकने के बाद अब वो एक बार फिर से मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा पर लौट आया है। माले बंदरगाह से निकलने के 2 दिन बाद भी ट्रैकिंग वेबसाइटों ने जहाज को मालदीव के हुल हुमाले द्वीप के करीब होने का संकेत दिया है। मालदीव की राजधानी माले से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुल हुमाले स्थित है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि चाइना को रोक पाना मुश्किल हो रहा है और चाइना इन क्षेत्रों में लगातार रिसर्च को कर ही रहा है। वैसे श्रीलंका इतना ज्यादा कर्ज ले चुका है, फिर भी उसने मना किया तो भी चाइना ने रास्ता निकाल ही लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, आखिरकार किस तरीके से चाइना को रोका जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।